जो हमने यूनिट शुरू करा था इसका नाम था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकनॉमी, ठीक है। तो देखो क्या क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले पढ़ा था कि इकनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हर इकनॉमी में। पहली तो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। इसका एग्जाम्पल था कि इकनॉमी कंज्यूमर गुड बनाए या कैपिटल गुड बनाए, ऐसा सोचना है इकनॉमी को। दूसरी प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस, कि मतलब कैसे गुड्स बनाएं, हमारी टेक्निक क्या होगी प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तीसरी प्रॉब्लम थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बंद कर देना गेट है, यानी कि किसके लिए गुड्स बनाएं। तो इसमें था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, रिच को डिस्ट्रीब्यूट करें या पुअर को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो 3 हो गई सेंट्रल प्रॉब्लम मेन वाली। चौथी एक और प्रॉब्लम लिखी थी, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब था कि फ्यूचर प्रोग्रेस करने के लिए हमको कितना आज सेव, कितना आज इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन फिर हमको ये सॉल्यूशंस ढूंढने थे कि यार ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो फिर मैंने आपको बताया था जैसे हर इंसान के लिए डॉक्टर सेम दवाई नहीं दे सकता, तो वैसे ही हर प्रॉब्लम का हम सेम सॉल्यूशन नहीं बता सकते। तो सॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। तो उस चर्चा में हमने एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो था, जिसको आप लेजेस फेयर फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हो, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स लिखे थे जो मुझे पता है कि आपको याद नहीं है। जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अच्छा याद है, ठीक है। फ्रीडम होती है यहाँ पर, प्रॉफिट का मोटिव होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट होती नहीं है, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन से, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड और सप्लाई से। तो ऐसे कुछ फीचर्स लिखे थे। फिर हमने मेरिट्स लिखे थे, इसके फ़ायदे भी होते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी अच्छी होती है, ग्रोथ ज़्यादा रहती है, यूटिलाइजेशन अच्छा होता है रिसोर्सेज का, अपने आप रेगुलेट हो जाती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क रहता है, आज़ादी है, और जो लोग यहाँ इनिशिएटिव लेते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है, जो कामचोर होते हैं आपकी तरह उन्हें पनिशमेंट मिलती है। ये इस इकनॉमी का मेरिट था। डीमेरिट में आपने लिखा था इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, अमीर गरीब का भेदभाव हो जाता है बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी राइट्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, नो सिक्योरिटी जॉब की, डिमांड पैटर्न सोसाइटी की रियल नीड्स नहीं दिखाता, मैरिड गुड्स कम होते हैं जनरली, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती है, कंज्यूमर सोवरेनिटी भी सिर्फ एक मिथ है। और फिर हमने फाइनली लिखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक लिखा था। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे हम, हाँ, जो टेक्निक में सबसे खर्चा कम आएगा। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे, हु हैव बाइंग कैपेसिटी, जिनके पास बाइंग कैपेसिटी रहेगी, राइट, ठीक है। तो आज हमें बस दूसरी तरह की इकोनॉमिक सिस्टम से शुरू करना है ना। हाँ, तो हम सेकंड मेन हेडिंग लिख लेते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये एक दूसरे तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें बिल्कुल ही अलग फीचर्स होंगे, अलग कहानियाँ होंगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सबसे पहले तो लिखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि इसको क्या बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिखते हैं सबसे पहला कमांड इकोनॉमी, हाईलाइट कर लेते हैं, कमांड इकोनॉमी। तो इसको कमांड इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं, अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई हमें क्या कर रहा होता है, कमांड कर रहा होता है, कोई ना कोई हमें मतलब कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसीलिए इसका नाम है कमांड इकोनॉमी।
या इसको बोलते हैं दूसरा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो ये क्यों बोलते हैं वो बता देता हूँ आपको। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इस इकोनॉमिक सिस्टम में मॉडल क्या होता है, इस इकोनॉमिक सिस्टम में ये मॉडल होता है कि यहाँ पर एक सरकार होती है, ठीक है, यानी कि एक अथॉरिटी होती है, और इसको एक बहुत ही अच्छी इकोनॉमिक टर्म होती है, स्टेट बोलते हैं। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम का मॉडल ऐसा होता है कि यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है, एक पावर होती है, स्टेट जिसको बोलते हैं या सरकार बोल सकते हैं अपनी लेमन टर्म्स के अंदर। ये प्लान करती है, ये पहले सोचती है कि अगले 5 साल हम क्या करेंगे या अगले 4 साल हम क्या करेंगे, ये पूरी एक प्लानिंग बनाती है, और उस प्लानिंग के हिसाब से ये अगले 4-5 साल काम करती है। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, एक अथॉरिटी का कंट्रोल होता है, तो इसीलिए तो नाम पड़ गया कमांड इकोनॉमी, क्योंकि किसकी कमांड पर सब कुछ चलेगा, सरकार के कमांड पर सब कुछ चलेगा, राइट। और सेंट्रली प्लान्ड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं। और शायद आपको अगर याद हो, भारत के अंदर भी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा 5 ईयर्स प्लान। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे देश फॉलो करते हैं। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल के अंदर इसीलिए इनको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हालांकि बहुत पुराना है, तो वहाँ लिखते हैं, इसी के नीचे लिखते हैं एक पॉइंट पहले कि भाई प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि ये शुरू किसने करा, तो नाम याद रखना है, पहला तो है कार्ल मार्क्स, तो हाईलाइट कर लेते हैं, एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ENGELS, फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इन 2 व्यक्तियों ने प्रोपाउंड करा था। प्रोपाउंड का मतलब कि शुरुआत करी थी, लोगों को बताया था कि भाई हाँ देखो ऐसा मॉडल हो सकता है इकोनॉमिक सिस्टम का। और अगर उसमें भी स्पेसिफिकली कार्ल मार्क्स साहब की बात की जाए तो इनकी एक किताब भी हमें याद रखनी है, जो 1848, तो लगभग 200 साल ही हो गए, है ना, जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें इन बातों का जिक्र था, उसमें सोशलिस्ट इकनॉमी के मतलब फीचर्स के बारे में ज़िक्र किया गया था। इस चीज़ को पहली बार पब्लिक के अंदर लाया गया था, ऐसा कह सकते हैं। तो हमसे किताब का नाम पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है ना, ऑथर कार्ल मार्क्स का नाम पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स के दोस्त का नाम पूछ सकता है ना। बाकी और जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, तो और इतिहास आपको मिल जाएगा। तो खैर सोशलिस्ट इकनॉमी के बारे में ये बातें एक इंट्रोडक्शन थी, इन्होंने हमें शुरुआत करी थी। अच्छा, अब वैसे तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी प्रैक्टिकली नहीं होती। आज के ज़माने में कोई भी इकनॉमी सोशलिस्ट इकनॉमी नहीं होती पूरी तरह से, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल देना ज़रूरी होता है। तो आज के ज़माने में तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर इकनॉमियाँ क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम क्लोज एग्जाम्पल्स लिखना चाहें कि क्लोज एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो जो मुझे सबसे बेस्ट बढ़िया एग्जाम्पल लगता है क्लोज एग्जाम्पल में, वो हम लिख सकते हैं जो USSR था पहले। तो USSR की हिस्ट्री घर जाके आज देखना, जो बाद में डिवाइड हो गया था, है ना। तो अगर आप USSR का थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे पुराना, तो वो काफ़ी हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करता था, है ना। USSR अब तो नहीं है लेकिन पुराना, या
चाइना का भी आप एग्जाम्पल क्लोज मान सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल भी आप थोड़ा क्लोज मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शासक होता है या यहाँ पर एक अथॉरिटी होती है जो सारे नियम बनाती है, जो सब कुछ तय करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल क्लोज हो सकते हैं, क्लोज, राइट, है ना। चलो तो हम सबसे पहले लेकिन फीचर्स से शुरू करते हैं कि इस इकोनॉमिक सिस्टम के क्या क्या फीचर्स रहते हैं। तो फीचर्स लिख लेते हैं। नंबर 1, पहला होता है जी कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप, तो ये समझा देता हूँ आपको क्या होता है कलेक्टिव ओनरशिप, और साथ साथ इसका कॉन्ट्रास्ट बताता रहूँगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से कैसे अलग है ना, तो आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि मान लो इतनी बड़ी चॉकलेट है, तो मैंने बोला कि एक हिस्सा मैं रखूँगा और बाकी हिस्से जो हैं वो आप 99 बच्चे आपस में बांट लो, ठीक है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ कलेक्टिव ओनरशिप का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ जो मालिक, मतलब जिसकी जो ओनरशिप वो ही रहेगी, कोई भी अथॉरिटी नहीं होती वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सरकार इस बात का ज़रूर ध्यान रखती है कि कभी भी ओनरशिप ऐसा ना हो कि एक ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर अगर हमारे पास चॉकलेट होगी तो सरकार किस बात का ध्यान रखेगी कि भाई वो चॉकलेट सबको ऑलमोस्ट, मतलब जितना हो सके मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से, इक्विटेबल तरीके से सबको मिले। तो यहाँ पर ओनरशिप जो होती है रिसोर्सेज की, वो कहीं ना कहीं कलेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि एक ही आदमी राजा और बाकी को कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर सरकार इस बात का ध्यान रखती है यहाँ पर अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखती है कि ओनरशिप कलेक्टिव हो, सबको कुछ ना कुछ मिले, तरीके से मिले, इक्विटेबल तरीके से रहे। तो इस पॉइंट को बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप, ठीक है। तो समझ आ गया कलेक्टिव ओनरशिप। तो समझने के लिए आप नीचे एक डेयरी मिल्क का डायग्राम बना सकते हो अपने समझने के लिए, अगर आपको लगता है, ठीक है। बाकी इसको बोलते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। तो सबको मिलेगा, ओनरशिप सबकी रहेगी। अच्छा, दूसरा तो मैंने ऊपर बातों बातों में बता ही दिया, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत होती है कि इस इकोनॉमिक सिस्टम मॉडल में वही जो अभी समझाया, इकोनॉमी प्लान करके आगे बढ़ती है। यहाँ पर प्लानिंग होती है कि भाई अगले 5 साल क्या करना है। तो यहाँ पर इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्लान्स बनते हैं, तो इसीलिए इसका फीचर हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक होगी बात। तीसरा फीचर, नो कंज्यूमर चॉइस। नो कंज्यूमर चॉइस, है ना, डैश डाल के आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, नो फ्रीडम। यहाँ पर फ्रीडम कम होगी या नहीं होगी। तो यहाँ कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगी। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं मांग सकता, अपनी आज़ादी से कुछ भी नहीं चॉइस कर सकता। वो ये नहीं सोच सकता कि चलो भाई हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना चाहें वो हमें मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर सरकार जो होती है वो कमांड करती है। इस मॉडल में सरकार जो है वो डिसाइड करती है। तो आपके पास, कंज्यूमर के पास यहाँ पे चॉइसेस नहीं होते। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चॉइसेस होते हैं।
वहाँ पर तो अगर आपको अल्कोहल ख़रीदना है तो भी मिल जाएगा, गन खरीदनी है तो भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस इकोनॉमिक सिस्टम में आपको शायद वो चॉइसेस ना मिले। यहाँ वही खरीद पाओगे जो सरकार अलाउ करेगी, नहीं तो नहीं खरीद पाओगे। उसके बाद चौथा, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस इकनॉमी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का इक्वल रहता है, या इक्वल, ऑलमोस्ट क्लोज टू इक्वल रहता है। रिच और पुअर का भेदभाव कम होता है ना। मतलब ब्रैकेट में अगर लिखना हो, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर इज लेस। तो यहाँ पर सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि अमीर और गरीब के बीच में जो भेदभाव है वो कम से कम रहे, है ना। और फिफ्थ पॉइंट इसी को कॉम्प्रीहेंड करेगा कि मोटिव जो होता है, मोटिव इज, क्या होता है यहाँ पे मोटिव? सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इस इकोनॉमिक सिस्टम में हमारा मोटिव होता है सोशल या पब्लिक वेलफेयर। हम लोगों के लिए भलाई का काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सरकार हमेशा ध्यान रखती है कि अमीर गरीब का भेदभाव ना हो। तो गरीबों के लिए यहाँ पर सरकार ध्यान रखती है और अमीर गरीब के भेदभाव को कम से कम होने देती है। और क्या फीचर होता है? नंबर 6, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो प्राइस मैकेनिज्म बताओ क्या था? ठीक है, सही। तो दोबारा बता देता हूँ। तो डिमांड और सप्लाई का मतलब था, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब था कि प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। तो मान लो ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड और सप्लाई जब इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ से हमको प्राइस पता लग जाता है। लेकिन इस इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसा मॉडल नहीं होता। यहाँ पर कोई भी प्राइस सप्लाई या डिमांड से नहीं निकालती सरकार, ये मॉडल फॉलो नहीं करती। यहाँ पर सरकार खुद कहती है कि हम बताएंगे कि क्या प्राइस होगा। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस मैकेनिज्म का रोल बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का प्राइस कौन डिसाइड करती है? सरकार, गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता। उसके बाद नंबर 7, इस इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी का मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाने का। तो यहाँ पर मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। तो हमें प्रॉफिट कमाना ही नहीं। तो जब प्रॉफिट कमाना ही नहीं तो फिर कंपटीशन भी किस बात का? किसी बात का नहीं। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में कंपटीशन की भी बहुत कमी रहती है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, तो क्लियर हो गए सातों? ठीक है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो कलेक्टिव ओनरशिप बताओ क्या होता है? कलेक्टिव ओनरशिप, हाँ, ओनरशिप मतलब हो गया मालिक, और कलेक्टिव मतलब कि सभी के बीच में ओनरशिप रहेगी। तो अगर कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो रिसोर्सेज सभी के बीच में बांटे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बच्चा बोले कि सारे रिसोर्सेज मुझे दे दो, बाकी किसी को ना मिले। तो यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप रहती है। बाकी इस इकोनॉमिक सिस्टम में वो प्लान बनाते हैं 5 ईयर के या मतलब 4 ईयर के, जो भी वॉट एवर, वो तो एग्जाम्पल है। खैर, तीसरा
कंज्यूमर को चॉइस यहाँ पे नहीं होती। चौथा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा इक्वल होता है, अमीर गरीब का भेदभाव कम होता है। मोटिव रहता है सोशल या पब्लिक वेलफेयर करने का। प्राइस मैकेनिज्म का रोल बहुत कम होता है और कंपटीशन भी नहीं होता, बहुत कम होता है। सेम मिलेगी। तो ये इकोनॉमी आप जैसे बच्चों के लिए वरदान है क्योंकि इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो कामचोर भी है उसको भी सरकार कुछ ना कुछ देती है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का मॉडल ही ये होता है। अभी आगे आएगा, वो तो अभी लिखेंगे खैर, लेकिन पहले मेरिट लिखवा दूं। तो अब इस इकोनॉमिक सिस्टम के मेरिट्स पहले लिख लेते हैं कुछ। तो ये अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है आप बच्चों के लिए। आप भगवान से दुआ मनाते कि हे प्रभु हमें एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में पैदा करना, इस जन्म में तो नहीं हुए, अगले में हो जाए चाहे। हाँ, लेकिन फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी काम चोरी तो चल जाएगी। पैसे का तो मोटिव ही नहीं, यहाँ तो हम भलाई करना चाहते हैं लोगों की, हमें पैसा कमाना ही नहीं है ना इस इकोनॉमी में। आप यहाँ पर संत हो इस इकोनॉमी में, आपको पैसा कमाना है ही नहीं। इस इकोनॉमी में जन्म लेने का मतलब है कि आपका मोटिव क्या है, समाज की भलाई करना, है ना। चलो तो मेरिट्स लिखते हैं जी। पहला मेरिट तो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये तो ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ गया था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस इकोनॉमिक सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर वेल्थ जो है वही, मतलब रिच और पुअर के बीच में भेदभाव थोड़ा सा कम रहता है। तो एक बैलेंस सा मेंटेन रहता है रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटेबल है। इक्विटेबल का मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि रिच को तो बहुत ज़्यादा मिल गया और पुअर को बहुत कम, ऐसा नहीं होएगा। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का एक बेनिफिट है। सेकंड, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये भी एक फ़ायदा कहते हैं जी। तो कार्ल मार्क्स साहब ने भी कहा कि इस इकोनॉमिक सिस्टम में रिसोर्सेज जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट पे तो कम से कम वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं, क्योंकि हमारा मोटिव ही नहीं है पैसे कमाने का, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट ही किस बात का, तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट की करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ना हमें पैसे कमाने, ना हमें प्रॉफिट की लालसा, तो एडवर्टाइजमेंट करोगे ही क्या, है ना। ये तो करोगे नहीं कि आज शाम को मैं गरीब की मदद करने जा रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस इकोनॉमिक सिस्टम में। तो यहाँ पर रिसोर्सेज एडवर्टाइजमेंट पे वेस्ट नहीं होते, तो ये भी फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये आप बताओ इसका क्या मतलब। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब बताओ। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हाँ, तो देखो जी, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर मैं दो एग्जांपलों से समझाऊं, तो मान लो कि एक मॉडल ऐसा है कि जिसमें कुछ इलाके तो भयंकर डेवलप्ड हो गए, बिल्कुल आप वहाँ घूमने जाओ तो लग रहा है तो दुबई में पहुँच गए हम, और कुछ इलाके मान लो ऐसे हैं
जो बिल्कुल ही डेवलप नहीं है ना। तो इस डेवलपमेंट को कहेंगे अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट या स्क्यूड डेवलपमेंट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि जहाँ का मालिक मतलब जहाँ की रिसोर्सेज के लोग ज़्यादा शक्तिशाली होंगे वो डेवलप कर लेंगे, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। तो ये डेवलपमेंट बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलपमेंट बैलेंस रहता है। तो भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर बिल्कुल अपने नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह डेवलपमेंट जो है वो क्या रहेगा, बैलेंस। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में ज़्यादा एक में कम, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में सरकार हर जगह का ध्यान रखती है। तो इसको बोलते हैं जी बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो समझ आ गया भाइयों बहनों? ठीक है। उसके बाद चौथा बेनिफिट, लेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेस बिजनेस फ्लक्चुएशंस। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर अगर कोई मेहनती है, अगर कोई नकारा है ना, तो एक आदमी तो मेहनती है जो हार्ड वर्क करता है, एक आदमी नाकारा है हार्ड वर्क नहीं करता। तो ये इकनॉमी ऐसा नहीं कहती कि चलो दूसरे आदमी को निकाल दो नौकरी से, नहीं, काम इसको भी मिलेगा, काम इसको भी मिलेगा, क्योंकि सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि भाई कोई भी व्यक्ति नाकारा भी हो लेकिन ऐसा ना हो कि बेचारा वो अनएम्प्लॉयड रहे। नहीं तो फिर ऐसे तो पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाएगा ना। नहीं तो ऐसे में ये आदमी कहाँ जाएगा बताओ, बेरोज़गार हो जाएगा। तो सरकार इसका भी ध्यान रखती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटिव है पब्लिक वेलफेयर। तो सरकार यहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं बोलती कि ठीक है तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, या फ्लक्चुएशंस बिजनेस में भी मतलब ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि कंपनियों ने 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बिजनेस फ्लक्चुएशंस भी कम होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है, काम सबको मिलता है, यहाँ पे खाना सबको मिलता है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पर तो बेरोज़गारी भत्ता भी मिलता है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड होंगे तो सरकार आपको खुद घर आके महीने के 2000 रुपये देकर जाएगी कि ये लो, कम से कम रोटी तो खा लोगे नमक के साथ। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में बेरोज़गारी भत्ता भी मिलता है। नहीं होता, यहाँ इंसेंटिव टू वर्क है ही नहीं ना भाई। किस बात का इंसेंटिव, हमें प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं। हमारी सोच क्या है यहाँ, पब्लिक वेलफेयर, हमें तो लोगों की भलाई करनी है। तो इंसेंटिव का करना क्या मेहनत करके, हमें मेहनत करनी नहीं, हम तो काम चोर है ना। तो हो जाने दो भाई, सब नकारा भी हो गए तो मुझे क्या, हो जाने दो। तो गिरने दो, हमें क्या भाई, गिरने दो, अपने को क्या। इस इकोनॉमिक सिस्टम में जो हो रहा है उससे हमें क्या, वो तो इसका फीचर है, वो तो ये जाने और वो जाने। तो हमें तो फीचर पे स्टिक करना है। बट समझ आ रहा है फीचर इसका, तो ये फ़ायदा है। तो लेस अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद देखो पांचवा भी आपके लिए इसी पॉइंट को कॉम्प्रीहेंड करेगा। पांचवा फ़ायदा है एंश्योर्स राइट टू वर्क, ये देखो, एंड फ्रीडम फ्रॉम हंगर। तो और क्या चाहिए आपको, सरकार आपको देखो अधिकार दे रही है, राइट टू वर्क। आप कह रहे हो मैं नर्सरी में 5 बार फेल हुआ, तब हाँ, तब भी सरकार कह रही है कोई बात नहीं, तुम्हें काम का अधिकार है, डोंट वरी। तो यहाँ पर सरकार का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों को राइट टू वर्क दिया जाता है, इट इंश्योर्स राइट टू वर्क। और क्या मिलता है आपको, देखो, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, आप भूखे नहीं मरोगे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में आपको मतलब भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते,
आप किसी भी काम के नहीं हो इकोनॉमी के लिए, तब भी सरकार आपके घर पे आके आपको पैसे देकर जाएगी कि ये लो आज की रोटी खा लो। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ठीक है। तो समझ आ रहा है मॉडल क्या है ये। उसके बाद नंबर 6, लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो यहाँ पर मज़दूरों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। लेबरर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सरकार एक्सप्लॉयट नहीं होने देती लेबरर्स को, क्योंकि यहाँ पर मोटिव ही क्या है सरकार का, सोशल वेलफेयर। तो आप देखो ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्या दिखा रहे हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम के मेरिट की। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तो सारी हो गई, अब कुछ ख़राब बात भी होंगी, तो वो भी लिख लेते हैं, डीमेरिट्स। तो अब वो पॉइंट्स आ सकते हैं जो आप सोच रहे थे, है ना, या जो आप कहना चाह रहे थे, डीमेरिट्स। तो अब वो पॉइंट आ सकता है, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं। तो बताओ, इस इकोनॉमिक सिस्टम में 3 डीमेरिट तो बिल्कुल शक्ल पे ही लिखे होते हैं। पहला तो है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी है ना, यहाँ पर लोग क्या बन जाएंगे, कामचोर, क्योंकि सबको पता है कि रोटी तो सरकार दे ही देगी, है ना, नौकरी से निकालेंगे हमें कोई है नहीं, तो बस तो कामचोरी हमारे खून में समा जाएगी, इनएफिशिएंसी। दूसरा क्या समा जाएगा हमारे खून में, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। सर ये क्या होता है, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। तो लाल फीताशाही क्या होता है, क्या शाही आदमी, और लाल फीता, तो लाल फीता शाही एक्चुअली पुराना टर्म है। बताओ कौन बच्चा बताएगा। नहीं, करप्शन तो अभी तीसरा आएगा मेरे दोस्त, करप्शन तो अभी तीसरा आना था, लेकिन तुमने बोल दिया तो चलो लिख देता हूँ, करप्शन तो तीसरा आएगा, भ्रष्टाचार। लेकिन लाल फीताशाही बोले तो क्या, लाल फीता, हाँ, तो एक बच्चे ने सही भेजा, श्रेष्ठ बाबू ने। तो लाल फीताशाही मतलब होता है कि आप ऑफिस गए काम करवाने, तो वो कह देंगे अभी तो लंच हो रहा है, कल आ जाना। वो कह देंगे जाओ उसके पास चले जाओ, वो कह देगा उसके पास चले जाओ, वो कह देगा नीचे चले जाओ, वो कह देगा परसों आ जाना। बैंक में जैसे होता है, तो डिले इन वर्क, बेसिकली डिले इन वर्क। प्रोसीजर इतने लगा देंगे, प्रोसीजर इतने लगा देंगे कि आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सबके खून में क्या बस चुका है, काम चोरी। तो कोई काम करेगा नहीं ना फिर। भाई आपके पास कोई काम करवाने आया तो आप भी काम चोर हो, तो आप बोलोगे जाओ उससे करा लो, तो वो भी काम चोर है, तो वो किसी और के पास भेज देगा। तो सभी काम चोर है, पूरी इकनॉमी काम चोर है, तो काम होगा ही नहीं। तो यही तो डीमेरिट है। और काम होगा भी तो फिर तीसरा पॉइंट, फिर आप कहोगे लाओ 2 लाख रुपए दो, फिर आप करप्शन करोगे। तो बेसिकली इस इकोनॉमिक सिस्टम में 3 डीमेरिट तो यही हो गए, है ना, इनएफिशिएंसी, रेड टेपिज्म, करप्शन। तो 3 तो बिल्कुल सीधे सीधे हो गए। और क्या हो गया चौथा, हाँ नहीं मांगेंगे ना, लेकिन अगर मान लो काम करना पड़ गया तो मांग रहे। तो जिसका मोटिव नहीं है वो नहीं मांग रहा। मान लो किसी का हो, मतलब हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए मेरे भाई।
अच्छा, और क्या हो सकता है जो आपने कहा भी था, नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर कोई हार्ड वर्क का इंसेंटिव नहीं है इस इकोनॉमिक सिस्टम में। तो जो आदमी मेहनत करना भी चाह रहा है, मान लो आगे बढ़ना भी चाह रहा है, मेहनत भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इकनॉमी उसको कोई रिवॉर्ड देगी, क्योंकि इस इकनॉमी का मोटिव रिवॉर्ड देना नहीं है। इस इकनॉमी का मोटिव है कि भाई सबको बराबर लेकर चलना है, सबका वेलफेयर करना है। तो जो आदमी ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर शायद आगे निकल पाए। तो जो मेहनत कर भी रहा है ज़्यादा, वो भी ठीक है, ओके। तो कोई इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे हार्ड वर्क करने का। लेकिन यही अगर आप कैपिटलिस्ट इकनॉमी में हार्ड वर्किंग हो, तो वो इकनॉमी आपको बूस्ट देगी, वो इकनॉमी आपको रिवॉर्ड देगी। तो अगर आप मेहनती हो तो आप कैपिटलिस्ट इकनॉमी में जन्म लेना अगले जन्म। अब वो तो आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद 5वां डीमेरिट है, ये खैर फीचर में भी हमने लिखा था और आप भी कह रहे थे, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो ये तो खैर डीमेरिट है, यहाँ आपके पास फ्रीडम नहीं है, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना। तो ये तो खैर डीमेरिट हो ही गया। इसके अलावा एक और डीमेरिट है एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस किसको बोलते हैं बेसिकली? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सरकार प्राइस डिसाइड करती है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। तो इस मॉडल को बेकार माना जाता है। तो दुनिया के अंदर इसीलिए आज की तारीख में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कहीं पर भी ये मॉडल फॉलो नहीं होता। आज प्रैक्टिकली हर चीज़ मार्केट प्राइसेस से निकाली जाती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। हाँ, एक्सेप्शंस हैं कुछ को छोड़कर। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का मतलब है कि डिमांड सप्लाई को हमने फेल कर दिया, तो यहाँ पे सरकार जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेती है। तो ऐसा होने की वजह से हो सकता है बहुत से प्रोड्यूसर्स निराश हो जाएं, तो और प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इकनॉमी पीछे चली जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस जो होते हैं वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? सरकार। तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। और इसी तरह एक और डीमेरिट, स्टेट मोनोपोलीज। स्टेट मोनोपोलीज में एग्जिस्ट। तो हो सकता है स्टेट मोनोपोलीज बना ले। स्टेट मोनोपोलीज का मतलब हो गया कि और ख़तरनाक सिचुएशन कि भाई क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट, सरकार। तो अगर सरकार ने ही मोनोपोली बना ली, मान लो सरकारी सोचने, सरकार की ही थॉट बिगड़ जाए, सरकार ही सोचे कि छोड़ो इनकी भलाई, अब इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर तो एक ही को दे रखी है ना टेक्निकली हमने, सरकार को। तो हो सकता है किसी देश में सरकार ही सोचे कि चलो अपनी मोनोपोली बनाकर, या मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं और अब जनता की भलाई छोड़ो इनको एक्सप्लॉइट कर दें। तो ऐसा हो सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए ड्रॉबैक, डीमेरिट हो सकता है, मे एग्जिस्ट। ठीक है, तो समझ आ गए सारे डीमेरिट। तो कुल मिलाकर मतलब ये पूरा एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मॉडल है, जहाँ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फीचर्स जो देखे आपने वो भी हैं ही हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या कमांड इकोनॉमी। तो क्लियर हो गया पॉइंट? कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो, लेकिन हमारा मुद्दा तो कुछ और था।
कि सॉल्यूशंस क्या होंगे। हाँ, अब इस इकोनॉमिक सिस्टम में सॉल्यूशंस क्या होंगे, तो वो लिख लेते हैं, आ जाओ। सॉल्यूशंस टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इसी में 3 बाइफर्केशन भी कर लेते हैं। तो तीनों पहले सेंट्रल प्रॉब्लम के नाम लिख लेते हैं। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी का नाम लिख लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी का नाम लिख लेते हैं फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो हमको ये देखना है कि भाई अब अगर ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, तो ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बताओ क्या होगा। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे हम, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। बिल्कुल सही। तो यानी कि यहाँ पर जो पावर होती है स्टेट के पास, तो वो स्टेट जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि क्या बनना चाहेंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर की प्रेफरेंस नहीं चलेगी, है ना। जैसे कैपिटलिस्ट इकनॉमी में तो कंज्यूमर के हिसाब से बनाते थे गुड्स, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर के हिसाब से नहीं बनाएंगे। तो यही लिख लेते हैं कीवर्ड कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट डिसाइड्स, यानी कि स्टेट, तो स्टेट डिसाइड करेगी। बाकी लॉजिकली वैसे सोच सकते हो, जो जनरली यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो भी गुड्स हमारी आम जनता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं वो गुड्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। तो जनरली सरकार यहाँ पर वो गुड्स बनाती है जो आम जनता के लिए या पब्लिक को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देते हैं। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाएंगे। तो ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो लिख तो यही लेते हैं। और कैसे डिसाइड कर सकती है वो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन दोबारा लिख देता हूँ चाहो तो। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हम लेबर सरप्लस इकनॉमी है, तो फिर कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि सरकार को पता है कि भाई यहाँ पर लेबर हमारे पास ज़्यादा है। और अगर गवर्नमेंट को पता है कि हम कैपिटल सरप्लस इकनॉमी है, तो फिर सरकार कौन सा टेक्निक यूज़ कर लेगी, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन सरकार ही डिसाइड करेगी कि कौन सी टेक्निक यूज़ कर लेगी। तो जनरली सरकार अपने हिसाब से सोच लेती है कि हमको कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। उसके बाद तीसरा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, यानी कि पावर तो स्टेट के पास ही रहती है। तो जनरली सरकार क्या डिसाइड करती है, सेटिस्फैक्शन के बेसिस पर नहीं, इक्विटेबल से भी ज़्यादा, मतलब जनरली सरकार डिसाइड करती है उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। सर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर
हैं? हाँ नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो करती है, नो डाउट। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, ज्ञान ज़्यादा होना भी खतरा होता है ना। तो अब निकल रहा है ज्ञान, तो इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, लेकिन जनरली मतलब मैं तो वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सरकार कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर जनरली देख लेती है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि ठीक है कि जिस सेक्टर ने जितना कंट्रीब्यूट करा उनको उतने गुड्स जनरली दे देते हैं। लेकिन हाँ, अल्टीमेट गोल वही है, पब्लिक वेलफेयर। तो अगर लगेगा कि कम ज़्यादा हो गया तो चेंज कर देगी, है ना। लेकिन करेगी गवर्नमेंट डिसाइड ही, तो छोड़ो ये ना ही लिखो चाहे, तो करेगी अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही डिसाइड, ठीक है। तो मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी में तीनों ही सेंट्रल प्रॉब्लम्स का डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी। तो वो केस टू केस हो सकता है ऑब्वियसली, वो मैं भी कैसे बता दूं कि क्या नहीं होगा, लेकिन करेगी सरकार। तो क्लियर हो गए दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब तीसरा हमें लिखना पड़ता है, मजबूरी होती है। वैसे तो दो ही इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं थ्योरेटिकली, एक हो गया सोशलिस्ट, एक हो गया कैपिटलिस्ट। लेकिन प्रैक्टिकली ना तो सोशलिस्ट होता ना कैपिटलिस्ट होता। तो थर्ड वाला हेडिंग हम बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लिख लेते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। नहीं, हाँ उसमें भी लिखूंगा तो आप लिखते ही समझ जाओगे कि क्या लिखना है। तो थर्ड वाला जो होता है उसका नाम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। थर्ड वाले का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो प्रैक्टिकली ज़्यादातर देश जो होते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी होते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? हाइब्रिड कह सकते हो, है ना। तो मतलब अगर हम इसका क्रक्स समझें तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करी गई है, तो ये आप लिख सकते हो, जिसमें हम बेनिफिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज को मर्ज करके एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली आप जो भी इकोनॉमिक सिस्टम देखते हो वो क्या होते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन का पॉइंट भूल जाना मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया था, सॉरी। बस सिंपल सरकार डिसाइड करती है, यही लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे से गलती हो गई, मेरा ज्ञान रुक नहीं पाया, ज़ुबान से बाहर आ गया, तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा था, बस सिंपल है, सरकार डिसाइड करेगी। अच्छा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो प्रैक्टिकली सारी दुनिया के अंदर चलता है, जिसमें एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की कोशिश की जाती है जो क्या होता है, मतलब दोनों का जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो ले लेते हैं। अब जैसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, अब ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओरली डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार मेरिट्स पर चलते हैं, आ जाओ। अब जैसे सोशलिस्ट के अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखें तो भाई ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा लेबर का, राइट टू वर्क मिल जाएगा, फ्रीडम हाँ मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इन सब मेरिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में एक सरकार को ज़रूर रखा जाता है, एक अथॉरिटी को ज़रूर रखा जाता है जो सारी प्लानिंग करे, जो सारी पॉलिसी बनाए, जो लोगों का ध्यान रखे, जिसका मोटिव है पब्लिक वेलफेयर। तभी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स मिल पाएंगे। अच्छा, अब कैपिटलिस्ट के मेरिट पढ़ते हैं, वो क्या थे? अब कैपिटलिस्ट के मेरिट थे, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता था, एफिशिएंसी अच्छी होती है, ग्रोथ ज़्यादा रहती है, प्राइस मैकेनिज़्म रहता है सबसे बड़ा पॉइंट, और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क रहता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, और सबसे बड़ा पॉइंट कि जो मेहनत करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है।
तो अब ये मेरिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए इस इकोनॉमिक सिस्टम में किसका रोल डालना ज़रूरी है? प्राइवेट सेक्टर का, राइट। तो यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है ताकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स का भी हम फ़ायदा उठा सकें। तो पहले इतना समझ आया? तो अब देखो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो लिखते हैं, तो एक करली ब्रैकेट बनाकर लिखना है आपको कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है बेसिकली ये वाला, कि इसमें कितने सेक्टर होते हैं? तो इसमें 3 सेक्टर्स होते हैं। तो आप इसमें 3 एरो बनाना, तभी तो मिक्स है। कॉन्ट्रडिक्ट तो होगा लेकिन तभी तो मिक्स है। तो आपका भी तो जीवन मिक्स पे ही चलता है ना। कभी कॉन्ट्रडिक्ट तो आपके मन में भी चलता रहता है रोज़, पढ़ाई करें कि मस्ती करें, पढ़ाई करें कि मस्ती करें, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो चलता रहेगा, तभी वो मिक्स है। तो इसमें 3 सेक्टर होते हैं प्यारे बच्चों। एक को बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एक को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, एक को बोलते हैं कंबाइंड सेक्टर। तो इसमें 3 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। हाँ, अब बताता हूँ तीनों के बारे में। तो पहले प्राइवेट सेक्टर के नीचे छोटा सा एरो डाल के लिखते हैं कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो इसमें आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हाईलाइट कर लेना। तो देखो प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर जो होता है इसमें सारी जिम्मेदारी जो होती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन मतलब क्या बनाना है, कौन से गुड्स और सर्विसेज बनाने हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसको देना है, किसको बेचना है ना। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को पूरी आज़ादी होती है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल आप कह सकते हो 100% कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स या एंटरप्रेन्योर्स का होता है कि क्या बनाएंगे और किसको बेचेंगे, पूरी आज़ादी होती है। हाँ, एक्सेप्शंस आर देयर, वो भी लिख लेते हैं एक छोटा सा बादल के अंदर कि भाई इनको रेगुलेट फिर भी कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकते हैं। यहाँ तो वो एक हो सकता है कि भाई देयर मे बी रेगुलेशंस बाय गवर्नमेंट। तो जैसा आप देखते भी हो भारत में भी या किसी भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर डिसाइड तो खुद करता है कि चलो भाई ये बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बेचेंगे, लेकिन फिर भी सरकार कुछ रेगुलेशंस रख लेती है कि अगर सिगरेट बेच रहे हो तो भैया 18 वर्ष की आयु से कम में नहीं बेचना, है ना। तो कंपनियां सिगरेट बना सकती हैं, नो टेंशन, बेच सकती हैं, नो टेंशन, लेकिन उसको रेगुलेट सरकार फिर भी कर देती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर हो गया जिसमें पूरा काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। फिर इसका बिल्कुल उल्टा होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है वो लिखते हैं, इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर are not profit oriented, are not profit oriented, but are set up for public welfare, but are set up for
पब्लिक वेलफेयर, तो पब्लिक वेलफेयर को हाईलाइट कर लो और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड को चाहे ब्लॉक कर लेना। तो ये सिंपल सी बात हो गई। पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि इसमें सब कुछ सरकार देखती है। ये वो इंडस्ट्रियां हो गई जिनको सरकार पूरी तरह से नियंत्रित करती है, जिनको पूरी तरह से सरकार चलाती है, जिसमें सिंपल इनको ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर, है ना, पब्लिक वेलफेयर, इसीलिए इनका नाम है पब्लिक सेक्टर। तो इन्हें प्रॉफिट नहीं कमाना, इन कंपनियों का उद्देश्य है पब्लिक वेलफेयर। तो ये हो गई पब्लिक सेक्टर। और तीसरा हो गया जी कंबाइंड सेक्टर, उसमें क्या होगा, खेल। तो लिख लो छोटी सी लाइन, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैव equal access, have equal access। इसमें दोनों का मिला जुला रोल रहता है। इसमें सरकार भी रहती है, कहती है भाई हम भी काम करेंगे, आप भी काम करोगे तो हम मिलके काम करेंगे। तो शायद आपने 12th में अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो PPP, हाँ, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो यही है। तो इसमें सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम करते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं। तो कुछ जोशीले नौजवान 2 सेक्टर लिख कर आए थे। उन्हें लगा कि भाई मिक्स्ड में 2 सेक्टर होते हैं, लेकिन वो गलत है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कंबाइंड सेक्टर। अच्छा, बाकी सब बातें ओरली डिस्कस कर लेते हैं वो तो। अब मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसके अगर डीमेरिट्स पूछूं कि बताओ इसके डीमेरिट्स क्या होंगे। भाई जैसे मेरिट्स आपने बताए, तो डीमेरिट्स क्या होंगे। करप्शन। तो मतलब जो भी सोशलिस्ट के डीमेरिट्स हैं थोड़े थोड़े वो होंगे, और जो भी कैपिटलिस्ट के डीमेरिट्स हैं थोड़े थोड़े वो होंगे। तो इसमें आपको डीमेरिट्स भी दोनों के ही थोड़े थोड़े मिलेंगे। फिर इसमें अगर पूछूं सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा कंबाइन होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाना है वो थोड़ा सरकार भी सोच लेगी कि क्या बनाना है, और थोड़ा सा कंज्यूमर प्रेफरेंस भी देख लेंगे कि क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में भी क्या होगा, मतलब थोड़ा सरकार डिसाइड करेगी कि देश में क्या होना चाहिए, थोड़ा प्राइवेट वाले डिसाइड करेंगे कि कॉस्ट किस में कम आ रही है। और फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी सरकार वेलफेयर के हिसाब से डिसाइड कर लेगी, प्राइवेट वाले बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। तो मतलब इसमें भी दोनों जने मिक्स डिसाइड कर लेंगे। तो हालांकि पूछता नहीं है सॉल्यूशन। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर्स हैं। तो क्लियर हो गया पूरा। चलो, तो इसको तो आप क्लोज कर सकते हो। तो मतलब ये कंप्लीट यूनिट 2 भी हो गया इसका, या अब आप कह सकते हो कंप्लीट चैप्टर 1 फिनिश हो गया।